कैसे हो दोस्तों। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 का लूनियर मूड चांद पर उतरता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाजा खोलना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो कुछ टाइम बाद ये दरवाजा खोलने में सक्सेसफुल हो गए। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी। ऊपर अचानक से लूनर मॉड्यूल का एक छोटा सा पार्ट गिरकर नीचे गिर जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं है। आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती, कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट था। ये एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बगैर इनका लूनर मॉड्यूल वापस टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस अर्थ पर नहीं आ सकते थे। लेकिन इस बात के बावजूद नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पर पहला कदम रखते हैं। वो दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद भी बहुत से लोग मानने से भी इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं और कहते हैं कि ये पूरा मिशन अपोलो 11 का सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक दिखावा था। इन्होंने अर्थ पर इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला था। नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? क्या है सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी स्टोरी आज की इस वीडियो में। 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on the stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. दोस्तों अब शायद हैरान हो जाओगे ये जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन के पीछे जो सी वजह थी वो थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों कंट्रीज में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत दुनिया का पहला कंट्री बन जाता है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व किया गया। अमेरिका ये देखकर शॉक हो जाता है कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका के को बहुत बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और इसके एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे कि आखिर कैसे हम सोवियत को हरा सकते हैं। बाय पुटिंग अ लेबोरेटरी इन स्पेस और बाय ट्रिप अराउंड द मून। आर वी वर्किंग 24 आवर्स अ डे एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम? इफ नॉट देन व्हाई नॉट? आर वी मेकिंग मैक्सिमम एफर्ट? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जिसे हम जल्दी से करें और ड्रामेटिकली उसका असर नजर आए और हम इस रेस में आगे निकल जाएं और जीत जाएं? कुछ दिनों बाद इनको आंसर मिल जाता है क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अपने फेमस एड्रेस में ये वादा करते हैं दुनिया के सामने ये डेकेड खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो इंसान चांद पर जाएगा उसे वापस सेफली अर्थ पर लेकर भी आएंगे। Decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961 इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जीपीएस की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर इतने पुराने हो चुके थे, कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे। इसके लिए अगले 5 सालों के लिए 7 से 8 बिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग करते हैं स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। पूरी स्पेस एजेंसी सिर्फ इस एक मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। कुछ महीनों बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है और सबसे पहले टेस्ट करते हैं उन रॉकेट्स को जो इन्हें अर्थ से बाहर लेकर जाएंगे। फिर टेस्टिंग करी जाती है कमांड मॉड्यूल्स की, हीटिंग शील्ड्स की, कितना गर्मी से बचा पाएंगे, सर्विस मोड के प्रिपरेशन की। 1963 से लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। वो सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई भी इंसान नहीं बैठे होते रॉकेट्स में जब ये टेस्ट करिए जा रहे होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ऊपर जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1। लेकिन अर्थ में हो रहे मिशन के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके कैबिन में आग लग जाती है।
जो 3 एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयर कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता और अपने आगे के टेस्ट की प्लानिंग करता है। अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 ये सारे मिशन अनमैन्ड होते हैं फिर से टेस्टिंग के लिए। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है, इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहता है। और सिर्फ 2 महीनों बाद दिसंबर 1968 में एक और मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। थोड़े महीनों बाद मार्च 1969 को अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और मई 1969 को अपोलो 10 मिशन, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को हर चीज प्रैक्टिकली करवाई जाती है जो अपोलो 11 में करवाई जानी थी, एक्सपेक्ट कि वो चांद पर लैंड करें। अब स्पीड देख रहे हो कैसे नासा एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें एक नई चीज टेस्ट की जाएगी। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग, उन सारी टेस्टिंग के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट, 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एड्रिन, ये 3 नाम हिस्ट्री में लिख दिए जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन बड़े फेमस नाम बन जाते हैं जिनको आज के दिन तक भी सही अच्छे से जाना जाता है, लेकिन माइकल कॉलिंस को इतना नहीं जाना जाता। क्यों है ऐसे? इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपोलो 11 मिशन का स्पेसक्राफ्ट था दोस्तों, इसके 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रख के CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मकसद क्या था यहाँ पर दोस्तों, जो सा लूनर मॉड्यूल है वो इस हिस्सा सिर्फ डिस्पैच होकर चांद पर उतरेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को वापस अटैच किया जाएगा CSM के साथ, जिससे एस्ट्रोनॉट वापस अर्थ पर आएंगे। इस पूरे मिशन को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 का रॉकेट यूज किया गया। टेक ऑफ से पहले इसमें 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन इंस्टॉल किया गया। तो इस पूरे रॉकेट का वजन 30 लाख किलो था और इसी की वजह से स्पेसक्राफ्ट गया अर्थ की ऑर्बिट में। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का टाइम लगा और फिर अर्थ के ऑर्बिट का 1.5 चक्कर लगाया इन्होंने। तो फिर इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल अर्थ पर ही मौजूद इनका एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने परमिशन दे दी कि ट्रांसलूनर इजेक्ट कर लिया जाए, मतलब अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून की तरफ ले जाए जाए। अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए भी सैटर्न V5 का रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। ये इसकी तीसरी स्टेज थी। ये सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया। इसके बाद एक्चुअली में चांद तक पहुंचने के लिए कई दिनों का टाइम लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने भी कई दिनों तक इंतजार किया, कभी इधर बैठकर खाना खाया, कभी सोए, कभी फोटोज बनाने लग गए। 19 जुलाई 1969 ऑलमोस्ट कई लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपोलो 11 चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहाँ पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाए। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को नाम दिया गया कोलंबिया। दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल, जिसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन। बात क्या थी कि जो सा कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था कि चांद के ऑर्बिट में ही रहे। सिर्फ लूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन को ही मिलेगा और मौका माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही रीजन है शायद कि माइकल कॉलिंस को इतना कोई जानता नहीं है। हालांकि वो उस अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर भी देखा जाए कि माइकल कॉलिंस का जो सा हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे जरूरी था। बाद में आकर उस लूनर मॉड्यूल को CSM के साथ अटैच होना था। अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन जिंदा वापस नहीं आ पाते। अब 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने के लिए जा रहा था। 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है, 1202 अलार्म। 1201, Roger, 1201 alarm. अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ना ही बज एड्रिन जानते थे इस अलार्म का मतलब क्या है। ये मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो और आगे चलते रहो। We're go, same tide, we're go. बाद में पता चलता है कि जो 1202 थी ये एक्चुअली में वार्निंग थी। अपोलो का गाइडिंग कंप्यूटर था, अपोलो सिस्टम का जो सा सिस्टम था वो ओवरलोड हो चुका था, लेकिन थैंकफुली डिजाइन ऐसा किया गया था कंप्यूटर को, एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं जो मिशंस के लिए क्रिटिकल हैं वो चलते रहे ओवरलोड होने के बावजूद भी। मॉड्यूल में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम मौजूद था जो मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली चांद की सरफेस पर लैंड करवा देगा।
लेकिन करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। वो नोटिस कर रहे थे लूनर मॉड्यूल ऐसी जगह लैंड करने जा रहा है जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। लैंडिंग की जगह बदल दी जाती है। एक्चुअल लैंडिंग से तकरीबन 4 मील दूर एक और जगह पर लैंड करवा दिया जाता है। 8:16 पर बज ऑल्ड्रिन फ्यूल इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। Now 9 forward. 5%. How many bites? इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन अनाउंस कर देता है। एक काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि इसको लैंड किया जाए या मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। Critical fuel state, and that's why the 60-second call was given, and then the 30-second call. फाइनली लास्ट मिनट पर सिर्फ 30 सेकंड बचे थे इस काउंटडाउन में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थ पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं। Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. यानी ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। See you coming down the ladder now. इस मोमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे टेलीविजन पर। उनके पहले वर्ड्स दुनिया को सुनाई देते हैं। One small step for man. One giant leap for mankind. इनके पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर अपना कदम रखते हैं और ये करीब 2.5 घंटे तक चांद की सरफेस पर मिट्टी और डिफरेंट रॉक्स के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और साथ साथ फोटोज वगैरह उनकी बनाते हैं। कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेटअप करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि कोल्ड वॉर एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये मून लैंडिंग की गई, क्योंकि मून लैंडिंग करी जा रही थी। ऑब्वियसली इतना बड़ा ये रीजन थी तो इसलिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ लेकर गए थे और कई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे इस मिशन के, जैसे कि टेलीविजन कैमरा सेट करते हैं मून पे, सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके अर्थ पर। एक और इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर आते हैं जिससे सोलर विंड को मेजर कर सके जो चांद पर आती है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं जिससे लेजर बीम अर्थ पर भेजी जा रही है। उन लेजर बीम का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सके मून और अर्थ के बीच में। इसके साथ एक पैसिव साइसोमीटर भी होता है जो चांद पर हो रहे अर्थक्वेक्स को मेजर कर सके। हालांकि उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं, उन्हें मून क्वेक्स कहेंगे। टोटल में 23 किलो के पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स चांद से कलेक्ट करते हैं और पीछे वहाँ छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन झंडा और पीछे छोड़ जाते हैं एक प्लेट जिस पर लिखा है "Here man from the planet Earth first sets foot upon the moon. July 1969 AD. We came in peace for all mankind." लूनर मॉड्यूल को करीबन 21 घंटे चांद पर रहना था। उसके बाद इसे वापस ऊपर जाकर CSM मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाना था। लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की जरूरत है, इंजन चाहिए। लेकिन दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ये बात भूल गए थे कि ऊपर जाने के लिए जो इंजन स्टार्ट करने का स्विच है वो टूट चुका है। इस चीज की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जब वो वापस लौटते हैं अपने लूनर मॉड्यूल में तब वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। मिशन कंट्रोल को इस डैमेज के बारे में बताते हैं और सोल्यूशन के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। इस पूरे प्रॉब्लम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है। बज ऑल्ड्रिन ने कहा स्विच टूट गया लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जिसका मैं इस्तेमाल करके उसको वापस जोड़ सकूं। वो आसपास देखते हैं और उन्हें अपना बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। उस बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं स्विच को वापस जोड़ने के लिए और इंजन को स्टार्ट करने के लिए। फाइनली लूनर मॉड्यूल अटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल के साथ और तीनों एस्ट्रोनॉट इसमें बैठे स्पेस को मोड़ देते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ पर लैंड करने का प्लान था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में अर्थ की एटमॉस्फेयर में आकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खतरा यह था कि सर्विस मॉड्यूल अगर ज्यादा खराब हो गया वो कमांड मॉड्यूल के साथ जाकर टकरा सकते और एस्ट्रोनॉट जो उसमें बैठे हैं वो मारे जा सकते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो इन्हें थोड़ा दूर ले जाएगी कमांड मॉड्यूल से ताकि वो टकराए ना एक दूसरे से। जब ये एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट रहे थे अर्थ पर तब पता चला कि थ्रस्टिंग की सर्विस काम ही नहीं कर रही। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे देख रहे हैं कि सर्विस मॉड्यूल कैसे टूटने लग रहा है, उसके टुकड़े इधर उधर उड़ने लग रहे हैं। बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि उसके टूटे हुए पीसेस कमांड मॉड्यूल को हिट नहीं करते और कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। इन एस्ट्रोनॉट्स के मारने की इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी एक अल्टरनेटिव स्पीच भी तैयार रखी थी। इमेजिन कर सकते हो लिटरली एक अल्टरनेट स्पीच। इन्होंने इस स्पीच में लिखा था फेट हैज ऑर्गेनाइज्ड दैट मैन हु वेंट टू द मून to explore the peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for mankind in sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's
मोस्ट नोबल गोल, द रिसर्च फॉर ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन थैंकफुली ऐसा होता नहीं है। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ की एटमॉस्फेयर में चला जाता है, पैराशूट ओपन हो जाते हैं और ये एक समुद्र में जाकर लैंड कर जाता है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं, सेफ हैं। समुद्र में इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप्स की दोबारा इवैक्यूएट कर दिया जाता है। सही मायनों में ये एक मिरेकल है कि एस्ट्रोनॉट्स सेफली वापस लैंड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इस मिशन में जो चीज प्लान करी गई थी वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी। इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली डील किया और जिंदा बचकर वापस नीचे आ सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने के बाद इन्हें क्वारंटीन किया गया 2 हफ्तों तक। किसी भी और इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि खतरा यहाँ पर यह था कि पैथोजन हो सकता है। कोई ऐसे वायरस एंड बैक्टीरिया जो इन्होंने चांद पर पाए होंगे तो वापस आकर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती थी। कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बार फिर से थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया भर के अखबारों में खबर बनती है। जो यूएस के प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि हम डेकेड खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर लैंड करवा देंगे, वो नासा ने कर दिखाया। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. कितने चांस की बात है कि 1970 में ये डेकेड खत्म हो जाता। वो 1 साल पहले 1969 में अमेरिका मून तक पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एक एज पॉइंट दिखाने के लिए अमेरिका ने एक फेक मून मिशन किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो एक्चुअल मिशन है मून लैंडिंग का वो फेल हो गया हो और उन्होंने ये फेक मिशन प्लान किया हो बैकअप के लिए। ये एक एग्जांपल है दोस्तों जो बनाई जाती है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर, इस मून लैंडिंग को लेकर। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑलरेडी डिबंक कर दी जा चुकी हैं। अगर अमेरिका की तरफ से ये फेक अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ बनाने का, तो सोवियत इसे कभी मानता नहीं। लेकिन द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया जो 1970 से लेकर 1979 के बीच में पब्लिश हुई थी, उनके 3rd एडिशन में कई बार इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल मिशन बताया गया है। सोवियत के आर्टिकल्स में कई बार लिखा गया था कि अपोलो लैंडिंग एक 3rd हिस्टोरिकल इवेंट था स्पेस लैंडिंग में। इससे पहले स्पुतनिक की लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट, तीसरा मून लैंडिंग। सोवियत ने एक्चुअली में इस चीज को एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर झंडे का क्या? जो झंडा मून पर प्लांट किया गया था वो क्यों हिल रहा था? चांद पर तो कोई हवा ही नहीं होती। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्तों। जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे वो स्पेशली डिजाइन झंडा था। अब आमतौर पर झंडों में एक लंबी वर्टिकली रोड डली होती है, लेकिन इस वाले में एक हॉरिजॉन्टल रोड भी डली हुई थी झंडे के बिल्कुल ऊपर, जिससे झंडा हमेशा एक्सटेंडेड रहे। क्योंकि नासा में काम करने वाले सारे जानते थे कि अगर झंडे को हम ऊपर जाके इंस्टॉल करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हवा होती नहीं है। तो एक हॉरिजॉन्टल रोड ऊपर लगा देते ताकि झंडा हमेशा ही फ्लैट रहे। अपोलो 11 के मिशन में इस हॉरिजॉन्टल रोड को लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। पूरे एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाया रोड, जिसकी वजह से कुछ ही ऐसे दिख रहा था। वेव्स आ गई फ्लैग में, इसलिए लोगों को लगता है कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये झंडा लहरा नहीं रहा। सिर्फ उन वीडियोस में आपको ये झंडा लहराता हुआ नजर आएगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स इसको पकड़ के हिला रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये थी कि एल्यूमिनियम की रोड थी झंडे में और वो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए झंडा हिलता और फिर एब्सोल्युटली फिट हो जाता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।